गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अशुद्धियों का संशोधन इस पाठ का अध्ययन करने वाले हैं। तो अशुद्धियाँ, लेखांकन में अशुद्धियाँ किसी भी व्यवहार उनको लिखते समय जो भी कर्मचारी है, लेखांकक है, अकाउंटेंट है, तो उसके द्वारा गलतियाँ हो सकती है और वही गलतियाँ जो है उसी को सुधार करने के लिए हम अशुद्धियों का संशोधन लेसन हम पढ़ रहे हैं। तो आप लोगों के द्वारा कोई गलती होती है तो आप तुरंत क्या करते हो, पेज वगैरह फाड़ के या तो कटपीट करके सुधार लेते हो, वाइटनर वगैरह भी यूज़ करते हो। परंतु लेखांकन में वैसे नहीं होता। जब भी आप रजिस्टर मेंटेन करते हो तो जो भी कुछ गलतियाँ आपको दिखेगी, तलपट बनाने के बाद ये गलतियाँ आपको ज़्यादातर दिखती है, तो उन्हीं का ही सुधार करने के लिए हमें अशुद्धियों का संशोधन करना पड़ता है। और ये वर्ष के अंत में अंतिम खाते बनाने के पहले जब तक हम अशुद्धियों का संशोधन नहीं करेंगे तब तक हम अंतिम खाते नहीं बना सकते। और अगर मानो कि बन भी गए हैं, आपने बना भी लिए हैं, इमरजेंसी आपको जल्दी से बनाना है अंतिम खाते, तो वह जो अंतिम खाते हैं वह सही रिजल्ट नहीं दिखाएंगे और इसीलिए आपको अशुद्धियों का संशोधन करना पड़ता है। तो ये जो लेखांकन की दृष्टि से अशुद्धियों का वर्गीकरण जो हुआ है वह 3 प्रकार से हुआ है। एक तो बही खाते के आधार पर, दूसरा संशोधन के आधार पर और तीसरा तलपट के आधार पर। बही खाते के आधार पर जो अशुद्धियां है वह भूल चूक की अशुद्धि है पहली, अर्थात आपने कोई व्यवहार लिखना ही छूट गया है। व्यवहार लिखना छूट गया, ये कैसे पता चलेगा? जब आप स्टॉक चेक करेंगे या तो और भी किसी ग्राहक से आपको सूचना मिलेगी, तो उस समय आपको ये पता चलेगा कि अरे हमने तो व्यवहार किया था, संपन्न तो हुआ है, पर इसको हमने लिखना भूल गया है, एंटर करना ही भूल गए हैं। तो ये भूल चूक की अशुद्धियाँ होती है। दूसरा है हिसाब संबंधी अशुद्धियाँ। आपने योग करने में, अंतर निकालने में अगर कोई गलतियाँ की है तो वह है हिसाब संबंधी अशुद्धियाँ। तीसरे नंबर पे है सैद्धांतिक अशुद्धियाँ। तो सैद्धांतिक अशुद्धियाँ अर्थात आपको बही खाते में जर्नल के नियम ठीक ढंग से याद नहीं है, पता नहीं है आपको, और वही जानकारी के अभाव में, ज्ञान के अभाव में अगर आपने कुछ गलतियां की है तो उसको सैद्धांतिक अशुद्धियां कहते हैं। चौथे नंबर की अशुद्धि है क्षतिपूरक अशुद्धि। अगर क्षतिपूरक अशुद्धि अर्थात क्या होता है कि आपके द्वारा एक गलती तो पहले घटित हो चुकी है और भी वैसे आपकी गलतियां करने की आदत है और उसी कारण से और भी दूसरी गलती क्या होगी, आपके द्वारा घटेगी। अर्थात पहली गलती में जितने रुपए का प्रभाव पड़ा था, दूसरी गलती क्या करेगी, उतने ही प्रभाव को हटा देगी। अर्थात डेबिट में एक बार आपने 100 रुपया अधिक लिख लिए थे, दूसरी बार की गलती में क्रेडिट में आप 100 रुपया अधिक लिख लोगे। तो तलपट अगर बनाओगे तो मिलान तो होगा, परंतु ये कौन सी अशुद्धि रहेगी? क्षतिपूरक अशुद्धि रहेगी। अर्थात दोनों पक्षों के लिए आपने गलतियां की है और दोनों पक्षों का प्रभाव आपके द्वारा गलतियां जो हुई है उसके द्वारा समाप्त हो चुका है, तो उसको हम क्षतिपूरक अशुद्धियां कहते हैं। फिर संशोधन के आधार पर जो अशुद्धियां है वह है 2 प्रकार की अशुद्धियां। एक है एक पक्षीय अशुद्धि, दूसरी है द्विपक्षीय अशुद्धि। एक पक्षीय अशुद्धि अगर होती है मतलब कि किसी एक खाते में आपने गलत लिख लिया है, दूसरा खाता आपका सही है, तो उस समय एक पक्षीय अशुद्धि करके बोलेंगे। और एक पक्षीय अशुद्धि में हमेशा उच्चंत खाता या तो उद्धृत खाता खोला जाता है। दूसरे खाते का प्रभाव समाप्त करने के लिए आपको एक पक्षीय अशुद्धि अगर होती है, एक ही खाता अगर आपका कोई गलत है, उसी में आपने गलत रकम लिखी है या तो कुछ और भी गलत प्रभाव डाल दिया है, तो उसको सुधारने के लिए आपको उद्धृत खाता खोलना पड़ता है। उसके भी बारे में बताते हैं। तो ये एक पक्षीय अशुद्धि हो गई। उसके बाद द्विपक्षीय अशुद्धि, अर्थात आप लोग जानते हैं दोहरा लेखा प्रणाली के आधार पर ही हम जर्नल बनाते हैं। जर्नल के आधार पर खाता बही में भी वैसे ही प्रभाव खतौनी का होता है और फिर खतौनी खाता बही में करने के बाद हम तलपट बनाने के इसमें आते हैं। तो ये जो सभी जो हमारे जो भी लेखांकन के व्यवहार है वो दोहरा लेखा प्रणाली के नियमों का अनुसरण करने के बाद ही हम इसको संपन्न करते हैं। तो मानो कि किसी भी दोनों भी एक ही व्यवहार के दोनों भी पक्षों में अगर आपने कुछ गलत रकम लिख ली या तो पक्ष बदल दिए हैं तो क्या होगा, वह अशुद्धि द्विपक्षीय अशुद्धि कहलाएगी। अर्थात दोनों भी जो भी किसी भी व्यवहार में 2 खाते प्रभावित होते हैं और दोनों खातों में अगर आपने कुछ गलतियां की है तो वह रहेगी द्विपक्षीय अशुद्धि। तो ये संशोधन के आधार पर आपको एक पक्षीय और द्विपक्षीय अशुद्धियां दिखेगी और इन्हीं का ही आपको संशोधन करना है अभी। और फिर है तलपट के आधार पर जो अशुद्धियां है, ये तो तलपट से प्रकट होने वाली अशुद्धियां।
तलपट से प्रकट न होने वाली अशुद्धियाँ और तलपट बनाते समय होने वाली अशुद्धियाँ है। तलपट से प्रकट होने वाली अशुद्धियाँ अंकगणितीय संबंधी अशुद्धियाँ रहती है, अर्थात रकम लिखने में, योग लगाने में, अंतर निकालने में अगर कोई गलतियाँ की है तो वह तलपट से आपको आसानी से मिल जाती है। तलपट से प्रकट न होने वाली अशुद्धियाँ जो है वह सैद्धांतिक अशुद्धियाँ, क्षतिपूरक अशुद्धियाँ, ये सभी क्या है, तलपट से प्रकट न होने वाली अशुद्धियाँ है। और तलपट बनाते समय होने वाली अशुद्धियाँ, तलपट बनाते समय भी आपको अगर पता नहीं है कौन सा खाता डेबिट होता है, कौन सा खाता क्रेडिट होता है, इसका अगर आपको सही ज्ञान नहीं है तो आप क्या करते हो, किसी भी खाते का आंसर कहीं भी किसी भी पक्ष में लिख लेते हो, तो उस समय की जो अशुद्धियाँ है वह तलपट बनाते समय होने वाली अशुद्धियाँ है। तो इस प्रकार से अशुद्धियों का वर्गीकरण है। तो इस वर्गीकरण को ठीक से पहले पढ़ लोगे और उसके बाद हमें क्रियात्मक प्रश्न पर भी ध्यान देना है। तो क्रियात्मक प्रश्न पर जाने के पहले एक उच्चंत या निलंबित खाता है, सस्पेंस अकाउंट, जिसको हम उद्धृत खाता बोल रहे हैं, उसके अभी अध्ययन करेंगे। तो बहुत सारे उपाय करने के बाद भी अगर तलपट का योग नहीं मिलता है तो अंतर की राशि को उद्धृत खाते में, मतलब कि उच्चंत या तो निलंबित खाते में लिख देना पड़ता है। उच्चंत खाते की राशि तलपट के डेबिट या क्रेडिट पक्ष में लिखकर तलपट का योग कर लेना पड़ता है। और यदि तलपट के विकलन पक्ष की का योग अगर समाकलन पक्ष से अधिक है तो अंतर की राशि को उच्चंत के नाम से समाकलन पक्ष में लिखा जाएगा। और मानो कि क्रेडिट पक्ष का योग विकलन पक्ष से अधिक है तो अंतर की राशि को उच्चंत खाते के नाम से डेबिट में लिख लिया जाएगा। और फिर अशुद्धियाँ अगर मिल जाती है, आप अशुद्धियों का संशोधन करते हो, संशोधन प्रविष्टि आप कर लेते हो, ये सभी अशुद्धियाँ मिल जाने के बाद यह खाता स्वयं ही क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। और फिर चिट्ठे ये अपना तलपट का योग मिलान हो जाता है। और जो भी आप अंतिम खाते बनाओगे तो संपत्ति पक्ष, दायित्व पक्ष स्थित चिट्ठा अगर बनाते हो तो उसमें भी क्या हो जाता है कि अगर अंतर आ रहा है तो उसको हमें संबंधित पक्ष में दिखाना पड़ता है। अगर आपने संशोधन प्रविष्टियाँ कर ली है तो बिल्कुल अंतर क्या हो जाएगा, टैली हो जाएगा, उद्धृत खाता बंद हो जाएगा और फिर किसी भी प्रकार का प्रभाव संपत्ति या दायित्व पक्ष पे नहीं दिखेगा। तो इस प्रकार का ये उच्चंत खाता है, मतलब कि सभी प्रकार के संशोधन करने के बाद भी या तलपट का मिलान नहीं हो रहा है तो उस समय जो भी कुछ अंतर है, अंतर की रकम को हम जिस नाम से संबोधित करेंगे उसी को हम उच्चंत खाता या तो उद्धृत खाता या तो निलंबित खाता करके बोलते हैं। यही है सस्पेंस अकाउंट। तो अभी इसकी थोड़ी थ्योरी अच्छी तरह से पढ़ लेना है। अभी आते हैं हम क्रियात्मक प्रश्न में। 2 प्रश्न आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो प्रश्न है पहला, सबसे पहले क्रियात्मक प्रश्न पहला नंबर, इसमें 4 व्यवहार दिए हुए हैं। निम्न अशुद्धियों का संशोधन कीजिए करके बोला गया है। एक पक्षीय अशुद्धियाँ है ये सभी। अभी पहले व्यवहार में पहला व्यवहार दिया है, विक्रय बही का योग 700 रुपया अधिक लगाया। अभी विक्रय बही मतलब कि विक्रय खाता, ठीक है। आपने जो भी जो जर्नल का उपविभाजन किए थे, सहायक बहिया बनाए थे, उस समय उधार व्यवहारों के लिए क्रय बही, विक्रय बही, क्रय वापसी बही, विक्रय वापसी बही, ऐसे बहुत सारी बहिया बनाई थी। अभी वही बहिया जो है उन्हीं को ही हम क्या करते हैं, उन्हीं का योग जो है वो क्रय बही का योग क्रय खाते में ट्रांसफर करते हैं, विक्रय बही का योग विक्रय खाते में ट्रांसफर करते हैं, विक्रय वापसी बही का विक्रय वापसी खाते में ट्रांसफर करते हैं, क्रय वापसी बही का योग क्रय वापसी खाते में ट्रांसफर करते हैं। तो अभी यहाँ पे जो बही करके शब्द है वही बही को हमने खाता करके शब्द से संबोधित करना है। अभी पहला व्यवहार है, विक्रय बही का योग 700 रुपया अधिक लगाया गया। विक्रय बही का योग 700 रुपया अधिक लगाया गया। विक्रय बही अर्थात विक्रय खाता तलपट में विक्रय खाता कहाँ पे लिखते हैं, क्रेडिट में लिखते हैं। तो विक्रय खाते का योग हमेशा क्रेडिट होता है, क्रेडिट शेष होता है उसका। तो विक्रय खाते का योग क्रेडिट शेष होने के कारण अभी 700 रुपया अधिक लिखा गया करके बोला है। अभी किसी भी खाते का योग अगर आप अधिक लिख लेते हो गलती से तो उसको संशोधित करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस खाते के अपोजिट पक्ष में, विपरीत पक्ष में जाना पड़ेगा। तो विपरीत पक्ष में लिखने से वह क्या हो जाएगा कि जो भी अधिक योग आपने लिखा था, अधिक रुपया लिखा था, उसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। और इसीलिए ये जो पहला व्यवहार जो अशुद्ध गलत हो गया आपका, विक्रय बही का योग आपने 700 रुपया अधिक लिखा है, तो उसके प्रभाव को दूर करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा। अशुद्धियों का संशोधन करने के लिए जर्नल के ही समान कॉलम्स तैयार करने पड़ते हैं, क्योंकि ये जो सभी व्यवहार है संशोधन प्रविष्टि आपको मुख्य जर्नल में ही करनी पड़ती है। जो सहायक बहिया आपने बनाई थी उसमें आप लोग याद होगा कि क्रय बही, विक्रय बही, क्रय वापसी बही, विक्रय वापसी बही, प्राप्य विपत्र बही, देय विपत्र बही और साथ में कौन सी बही थी, मुख्य जर्नल भी था।
तो मुख्य जर्नल में ही ये संशोधन प्रविष्टियां, समाजन प्रविष्टियां, भूलचूक संबंधी प्रविष्टियां, ये सभी प्रविष्टियां आपको मुख्य जर्नल में ही करनी पड़ती है। तो संशोधन प्रविष्टियां करने के लिए भी आपको मुख्य जर्नल ही आधारभूत रहेगा और इसलिए जर्नल के ही कॉलम्स आपको तैयार करने पड़ेंगे, प्रविष्टियां बनानी है। तो जर्नल के 5 कॉलम्स तैयार कर लोगे। तिथि, विवरण, खाता पृष्ठ, विकलन राशि मतलब कि डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट समाकलन राशि। तो इस प्रकार के 5 कॉलम्स बना लोगे। पहला व्यवहार वहां पे दिया था, विक्रय बही का योग 700 रुपया अधिक लगाया गया। विक्रय बही मतलब कि क्रेडिट में लिखते हैं तलपट में, उस पर विशेष ध्यान देना है, ठीक है। कौन से खाते का योग, कौन से खाते का शेष डेबिट होता है, कौन से खाते का शेष क्रेडिट होता है, ये अगर आपको याद है तो किसी भी खाते का योग अगर अधिक है तो उसको क्या करना है, विपरीत पक्ष में लिख लेना है संशोधन करते समय, ठीक है। और इसीलिए विक्रय बही का योग अगर 700 रुपया अधिक लिखते हो तो आपको प्रविष्टि करनी पड़ेगी विक्रय खाता डेबिट उद्धृत खाते से, ठीक है। क्रेडिट में ज्यादा है इसलिए आपको क्या कहाँ लिखना पड़ेगा, डेबिट में लिखना पड़ेगा विक्रय खाता, इसलिए विक्रय खाता डेबिट उद्धृत खाते से करके लिखोगे। 700 रुपया दोनों पक्षों में लिखोगे। स्पष्टीकरण रहेगा अशुद्धि का संशोधन करने हेतु। ये हो गई पहली प्रविष्टि। उसके बाद क्रय बही का योग 500 रुपया अधिक लगा है। क्रय बही अर्थात क्रय खाता हमेशा डेबिट में रहता है। क्रय बही का योग अगर अधिक लिखे हो तो डेबिट में ज्यादा रकम लिखे हो, उसको सुधारने के लिए आपको क्रय खाते को क्रेडिट में लिखना पड़ेगा। इसलिए प्रविष्टि आप करोगे उद्धृत खाता डेबिट क्रय खाते से, यह दूसरे संशोधन के लिए प्रविष्टि 500 रुपया दोनों पक्षों में, ठीक है, अशुद्धि का संशोधन करने हेतु। तीसरा व्यवहार है विक्रय वापसी बही का योग 300 रुपया अधिक लगाया गया है। विक्रय वापसी बही, विक्रय वापसी खाता, विक्रय का विपरीत, विक्रय अगर क्रेडिट में है तो विक्रय वापसी डेबिट में रहती है। डेबिट में अगर ज्यादा रुपया आपने लिख लिया, अधिक लिखा है तो उसको क्या करना पड़ेगा, आपको क्रेडिट में लिखना पड़ेगा। इसलिए उद्धृत खाता डेबिट विक्रय वापसी खाते से करके लिखोगे 300 रुपया अशुद्धि का संशोधन करने हेतु। ये हो गया तीसरा व्यवहार। उसके बाद चौथा व्यवहार है क्रय वापसी बही का योग 200 रुपया अधिक लगाया गया। क्रय वापसी बही क्रय का विपरीत रहता है। ये क्रय वापसी बही क्रय अगर डेबिट में है तो क्रय वापसी क्रेडिट में दिखती है। क्रेडिट में ज्यादा रुपया लिखे हो आप, अधिक रुपया लिखे हो, इसलिए उसको सुधारने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्रय वापसी को डेबिट में लिखना पड़ेगा। और इसीलिए प्रविष्टि लिखोगे क्रय वापसी खाता डेबिट उद्धृत खाते से 200 रुपया अशुद्धि का संशोधन करने हेतु। इस प्रकार के ये 4 व्यवहार थे। 4 व्यवहारों की प्रविष्टियां आपने कर ली है और इसका योग अगर देखोगे तो 1700 रुपया योग आएगा। तो इस प्रकार की ये 4 प्रविष्टियां हो चुकी है। शुरू की 3 प्रविष्टियां इधर है और 1 प्रविष्टि दूसरे पेज में है। तो इस प्रकार से ये पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया। ये सभी जो व्यवहार यहाँ पे दिए थे वो एक पक्षीय त्रुटि वाले दिए थे, एक पक्षीय अशुद्धि वाले दिए थे, अर्थात किसी एक खाते में ही गलती है, दूसरा खाता गलत नहीं है। जो भी आपने क्रय विक्रय, क्रय वापसी, विक्रय वापसी जो भी बहियों का योग किए है उसका योग करने में ही आपने कुछ गलती की है और इसीलिए उसी को सुधारने के लिए आपने ये प्रविष्टियां दिखाई है। तो किसी भी खाते का योग अगर अधिक लिखा गया है तो उस खाते को अपोजिट कर देना है, विपरीत पक्ष में लिख लेना है। और यदि किसी खाते का योग कम लिखा गया है तो उसको उसी पक्ष में ही आना है, अर्थात जिस पक्ष का शेष उसका हमेशा रहता है तो उसी पक्ष में ही आपको उस खाते को दर्शाना है। क्रय खाता हमेशा डेबिट, विक्रय खाता हमेशा क्रेडिट। क्रय वापसी हमेशा कहाँ पे रहेगी, क्रेडिट में, विक्रय वापसी डेबिट में। अगर कम लगा है तो उसी पक्ष में लिखोगे और अधिक लगा है तो क्या रहेगा, उन्हीं वो जो खाता है उसको विपरीत स्थान पे लिखोगे। विक्रय खाता क्रेडिट रहता है तो अगर उसका योग क्या बोलते अधिक लगा है तो विक्रय खाते को डेबिट करना पड़ेगा। तो इस प्रकार का ये पहला प्रश्न सॉल्व हो चुका है। अभी दूसरा प्रश्न 5 व्यवहार वाला प्रश्न थोड़ा इंपॉर्टेंट है, 2 व्यवहार इसमें से थोड़े से अलग है। तो अभी पहला व्यवहार, आशीष से 500 रुपए का माल क्रय किया जिसे भूल से आशीष के खाते के डेबिट में लिख दिया। अभी आशीष से अगर माल खरीदते हो आप तो आशीष से माल खरीदते समय की प्रविष्टि आपको पता है, क्रय खाता डेबिट और आशीष से ऐसे सही प्रविष्टि होती है। और आपने कौन सी प्रविष्टि लिखी है, आशीष डेबिट क्रय खाते से, ऐसे गलत प्रविष्टि लिखी है। अभी इसका संशोधन करने के लिए देखो, आशीष को क्रेडिट में होना चाहिए था, आपने डेबिट में लिख लिया है। क्रेडिट की रकम अगर डेबिट में लिख लेते हो या डेबिट की रकम अगर क्रेडिट में लिख लेते हो तो जो भी खाते में ऐसी गलती होती है विपरीत पक्ष में आपने उसका नाम लिख लिया जाता है तो उसको हमें दुगना करना पड़ता है, डबल करना पड़ता है, ठीक है। और इसीलिए प्रविष्टि करोगे, प्रविष्टि देखो किस टाइप से, थोड़ा सा राइटिंग थोड़ा छोटा हो गया वहां पे। तो प्रविष्टि में आएगा क्रय खाता डेबिट उद्धृत खाता डेबिट आशीष से, ऐसी प्रविष्टि आप करोगे। या तो अगर
क्रय खाता सही है ऐसे मानते हो तो सिर्फ उद्धृत खाता डेबिट लिखोगे आशीष से, परंतु रकम दुगनी रहेगी, 1,000 रुपये की रकम रहेगी। तो इस टाइप से ये पहले व्यवहार का सुधार होगा अशुद्धि का संशोधन करने हेतु। दोनों भी मेथड चलेगी, एक तो उद्धृत खाता डेबिट, क्रय खाता डेबिट आशीष से लिखो। उद्धृत खाता और क्रय खाते के डेबिट में 500-500, आशीष के सामने 1,000 लिखना पड़ेगा। ये पहला संशोधन होगा पहली मेथड से। या तो क्रय खाते में कोई गलती नहीं है ऐसे अगर आपको मानना है तो उद्धृत खाता डेबिट आशीष से करके लिखोगे। दोनों पक्षों में आपको 1,000 रुपये लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया है आपकी पहली प्रविष्टि का सुधार। फिर उसके बाद दूसरा व्यवहार है विक्रय बही का योग अधिक लगा है। विक्रय बही का योग अधिक लगा है, पहले प्रश्न में भी आपने इसको सॉल्व किया था। अगर किसी खाते का योग अगर अधिक लगता है तो उसको विपरीत पक्ष में लेना है, इसलिए विक्रय खाता डेबिट उद्धृत खाते से, दूसरा व्यवहार। फिर उसके बाद तीसरा व्यवहार है क्रय बही का योग कम लगा। क्रय बही का योग कम लगता है मतलब कि क्रय खाते का योग कम लिखा गया है। क्रय खाता क्रेडिट कहाँ पे रहता है, डेबिट में रहता है, और इसलिए डेबिट में आपको इसको लिखना है क्रय खाता डेबिट उद्धृत खाते से। अगर किसी खाते का योग कम लगता है तो उस खाते का जो पक्ष सही पक्ष है उसी खाते में ही आपको प्रविष्टि करनी पड़ती है। ये तीसरे व्यवहार में आप लिखोगे क्रय खाता डेबिट उद्धृत खाते से। फिर चौथे नंबर का व्यवहार है राम को 1,000 रुपये का बट्टा दिया और जिसे रोकड़ बही के बट्टे खाते में नहीं लिखा परंतु उसके व्यक्तिगत खाते में लिख लिया। अर्थात राम के व्यक्तिगत खाता कोई गलत नहीं है, प्रविष्टि होनी चाहिए बट्टा खाता डेबिट राम से। ये इस व्यवहार के लिए सही प्रविष्टि होनी चाहिए। अभी यहाँ पे इन्होंने बताया है कि रोकड़ बही के बट्टे खाते में आपने ये रकम नहीं लिखी है। रोकड़ बही जो त्रिस्तंभीय रोकड़ बही बनती है उसमें आपने देखा है रोकड़ के साथ साथ बट्टे का भी कॉलम आप बनाते हो, और रोकड़ जिस पक्ष में आती है उसी पक्ष में बट्टा भी कॉलम प्रभावित होता है। और इसीलिए राम को अगर आप बट्टा देते हो तो बट्टा खाता डेबिट होता है, और वही जो भी रोकड़ खाता भी डेबिट हो रहा है वहां पे, इसलिए डेबिट पक्ष में बट्टे कॉलम में जो भी बट्टे की रकम है वो दिखनी चाहिए थी, और इसलिए प्रविष्टि होती है बट्टा खाता डेबिट राम से। ऐसे प्रविष्टि सही प्रविष्टि है। अभी यहाँ पे इन्होंने राम के खाते में व्यक्तिगत खाते में लिखा है परंतु बट्टे खाते में नहीं लिखा है, और इसलिए इस व्यवहार का सुधार करने के लिए हमें सिर्फ बट्टे पर विचार करना है, राम पर नहीं, और इसलिए प्रविष्टि लिखेंगे बट्टा खाता डेबिट और उद्धृत खाते से 1,000 रुपया दोनों पक्षों में लिखोगे। तो इस प्रकार के चौथे व्यवहार का सुधार होगा। और पांचवा व्यवहार है विक्रय बही का योग कम लग गया है। विक्रय बही मतलब कि विक्रय खाता है। विक्रय खाते का योग अगर कम लगाते हो तो विक्रय खाते खाता क्रेडिट में रहता है हमेशा, इसलिए क्रेडिट में ही आपको विक्रय खाता लिख लेना है। तो डेबिट में क्या दिखाओगे, उद्धृत खाता। और इसलिए पांचवें व्यवहार का योग स्पष्ट ये क्या बोलते जर्नल प्रविष्टि करते समय उद्धृत खाता डेबिट विक्रय खाते से करके लिखोगे 250 रुपया। और सभी व्यवहारों के जो प्रविष्टियां लिखेंगे स्पष्टीकरण लिखना अनिवार्य है। स्पष्टीकरण लिखते समय आपको बहुत ज्यादा विचार करने की जरूरत नहीं है, बड़े बड़े सेंटेंस भी लिखने की जरूरत नहीं है। सभी व्यवहारों का स्पष्टीकरण लिखने के लिए अशुद्धि का संशोधन करने हेतु करके ही लिखोगे। तो इस प्रकार का ये प्रश्न है। तो इस प्रश्न का योग आएगा 3,550 रुपया। तो आशा करते हैं प्रश्न समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिस ठीक से करोगे, सभी प्रकार की अशुद्धियाँ कैसी कैसी है उसकी भी थ्योरी बुक में दी है, उसको ठीक ढंग से पढ़ोगे तभी ये जो अशुद्धि का सुधार करने के लिए आपको प्रविष्टियाँ करना आसान लगेगा। तो इस प्रकार का ये प्रश्न है, ठीक से प्रैक्टिस करना है और समझ लेना है कैसा प्रश्न बनाए हैं।